हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंड्याल। तो आप जानते ही हैं, पिछली क्लास में हमने अपने माइनर पोएट्स भी लिए थे और मेजर नॉवलिस्ट हमने करने शुरू किए थे, राइट। जिसमें हम सबसे पहला मेजर नॉवलिस्ट ले रहे थे चार्ल्स डिकन, और काफ़ी हद तक हमने उसके बारे में पढ़ भी लिया था। तो आज दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे एंड चार्ल्स डिकन पार्ट 2 लेंगे, यानी कि चार्ल्स डिकन की और जो खास बातें हैं, वर्क हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो हमें करने हैं उन्हें हम लेंगे। ओके। तो पिछली क्लास में मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि कैसे डिकन्स के 4 प्रकार के कैरेक्टर्स की टाइप्स हैं और कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं। तो दोस्तों आगे मैंने आपको बताना है कि डिकन का एक वर्क था स्केचेस बाय बॉस, जो 1835 में आया है। ठीक है, क्या नेम है? स्केचेस बाय बॉस, जो 1835 में आया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने हॉलीडे स्टोरीज भी लिखी हैं। हॉलीडे स्टोरीज यानी कि ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ जो छुट्टियों पे आधारित हो, जिसमें हॉलीडेज का जिक्र हो, जिसमें आपकी है द क्रिकेट ऑन द हर्थ, ठीक है, द काइन एंड डॉम्बे एंड द सन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द काइन, डॉम्बे एंड द सन। ये सारी आपकी डिकन्स के वर्क हैं जो बेसिकली हॉलीडे स्टोरीज पे आधारित हैं, छुट्टियों पे आधारित इनकी कहानियाँ हैं। ठीक है, स्केचेस बाय बॉस और ये हॉलीडे स्टोरीज, तो ये सारी ही आपने गूगल कर लेनी है और इनके बारे में जो भी 3 या 4 बातें निकलेंगी वो नोट कर लेनी है, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे दोस्तों मैं आपको और वर्क अब डिकन्स के बताऊंगी, जैसे क्रिसमस कैरोल इनका वर्क है डिकन का, जिसमें करेक्टर है एबेंजर स्क्रूज करके। ठीक है, तो क्रिसमस कैरोल जो वर्क है डिकन का, उसमें करेक्टर है एबेंजर स्क्रूज। फिर उनका एक वर्क है हार्ड टाइम्स, जो 1854 में आया है, 1854 में आया है इनका वर्क हार्ड टाइम्स। फिर एक इनका वर्क है काफ़ी पॉपुलर वर्क, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, डिकन का वर्क है, जिसमें हमारे करेक्टर हैं जैसे कि सिडनी कार्टन, जो कि एक आउटकास्ट करेक्टर है, चार्ल्स डार्ने, जो कि एक फ्रेंच नोबल करेक्टर है, डॉक्टर मैनेट, जिसकी खास बात क्या है कि इसको लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट काइंड ऑफ चीज़ इसकी ज़िंदगी में रही है, लूसी जो कि डॉक्टर मैनेट की बेटी है, फिर एक जार्विस लॉरी है जो कि क्लर्क है, और एक मैडम डेफरेज है जो कि काफ़ी टेरिबल पर्सोना है, मतलब काफ़ी खतरनाक सी लेडी है, हमेशा निटिंग यानी करते रहती है, बुनाई करती रहेगी पर दिमाग में उसकी कुछ ना कुछ खतरनाक चलता रहेगा। और इसमें जो 2 सिटीज़ हैं जिनका जिक्र इसमें है, टेल ऑफ 2 सिटीज़, 2 सिटी की कहानी, वो 2 सिटी हैं बेसिकली लंदन और पेरिस। और इसमें पूरा टाइम बताया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी तो किस प्रकार से लंदन और पेरिस में चीज़ें रही वो इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये टेल ऑफ 2 सिटी, कौन कौन से कैरेक्टर हैं? सिडनी कार्टन जो कि एक आउटकास्ट है, आउटकास्ट होता है जिसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, चार्ल्स डार्ने जो कि एक फ्रेंच नोबल है, फ्रेंच नोबल है। अब नोबल क्या है ये आज आपको मैं गूगल करने को दे रही हूँ कि फ्रेंच नोबल, नोबल क्या है, वो है चार्ल्स डार्ने। फिर डॉक्टर मैरनेट है, जिसको काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट जिसकी लाइफ में रही हुई है तो उसके बारे में वो अपनी ज़िंदगी रिकॉल करता रहता है। लूसी डॉक्टर मैनेट की बेटी है, जार्विस लॉरी क्लर्क है, मैडम लेफ्रेज काफ़ी खतरनाक सी लेडी है, हमेशा नीटिंग करती रहती है। और जो 2 यहाँ पे सिटीज़ बताई गई हैं वो है लंदन एंड पेरिस, और बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो समय है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमने ये तीनों वर्क किए, क्रिसमस कैरोल, हार्ड टाइम्स, टेल ऑफ सिटी, इन तीनों को ही आपने गूगल कर लेना है। देखो जब मैंने टेल ऑफ सिटीज़ बताया, कैसे इसके कैरेक्टर बताए, कौन सी 2 सिटीज़ हैं ये बताया, तो यही चीज़ें निकलती हैं गूगल करके भी। गूगल करके जब आप कोई वर्क गूगल करते हो, वर्क का नेम, उसके राइटर का नेम, उसके कैरेक्टर्स के नेम, कैरेक्टर की थोड़ी बहुत खासियतें, कब वो वर्क आया, थीम, यही चीज़ें निकल के आती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल रही है, टोपोलॉजी मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, स्ट्रैटेजी मिल रही है, साथ साथ में करते चलो। तो अभी तक हमने 2 स्लाइड की, दोनों स्लाइड में मैंने जो भी वर्क आपको बताए तो ये आपने सारे गूगल कर लेने हैं, डिकन्स के वर्क है। उसके बाद दोस्तों अब ना मैं कुछ खास बातें आपसे डिकन के वर्क को लेकर डिस्कस करूंगी, कुछ फीचर्स उसके वर्क को लेकर। जैसे पिछली क्लास में मैंने डिकन्स के जो करेक्टर हैं वो 4 भागों में बांट दिए थे, हॉरिबल किड, इनोसेंट किड, पावरफुल करेक्टर एंड ह्यूमरस करेक्टर। वैसे ही
उनके वर्क को लेके हम कुछ खास बातें लेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम अगेन उनके कुछ वर्क लेंगे, उनके ईयर्स देख लेंगे, उनकी थीम देख लेंगे, यही चीज़ें लेंगे। तो आइए करना शुरू करते हैं चार्ल्स डिकन के वर्क की खासियतें। तो सबसे पहले तो इनकी खास बात क्या है डिकन की दोस्तों, एक मॉर्निंग क्रॉनिकल करके एक आपका न्यूज़पेपर था, उसमें इन्होंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की न्यूज़ निभाई थी, मतलब उसकी रिपोर्टर की जो है ड्यूटी निभाई थी। तो मॉर्निंग क्रॉनिकल में वो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर थे, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें होती थी उसकी पूरी रिपोर्टिंग करना, फिर मॉर्निंग क्रॉनिकल को ला के देना। और इसके अलावा इन्होंने लॉयर ऑफिस में भी काम किया। पहले तो ये लॉयर ऑफिस में ही काम करते थे, मतलब वकीलों के ऑफिस में काम करते थे, फिर बाद में इनको पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बनने का मौका मिला मॉर्निंग क्रॉनिकल से। ठीक है, तो कानून का भी इनको थोड़ा बहुत पता था, लॉयर ऑफिस में काम करते हैं, फिर पार्लियामेंट में इनको काइंड ऑफ रिपोर्टर मिलने को मिला, मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए इन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की, तो इनका नॉलेज बढ़ा इन चीज़ों को लेकर। इसके अलावा दोस्तों इनका वो वर्क जिससे इनको सक्सेस मिली वो थी पिकविक पेपर। पिकविक पेपर डिकन का पहला सक्सेसफुल वर्क था और उसमें एक बहुत पावरफुल मतलब पॉपुलर कैरेक्टर था सेम वॉलर। तो नो डाउट डिकन मेजर नॉवलिस्ट हैं, इनके बहुत सारे नॉवल आए हैं, पर पहला वो नॉवल जिन्होंने इन्हें सक्सेस दी, लाइमलाइट में लाया, लोगों ने इन्हें अप्रिशिएट किया, वो था पिकविक पेपर। ओके, और इसी का ही कैरेक्टर है सेम वॉलर। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे हैं, प्लेज बोले तो ड्रामा भी लिखे हैं, जैसे कि द स्ट्रेंज जेंटलमैन, द लैम्प लाइटर, द विलेज कॉकवेट। ठीक है, तो ये तीनों इनके नॉवल नहीं हैं बल्कि प्लेज हैं, ड्रामा हैं, द स्ट्रेंज जेंटलमैन, द लैम्प लाइटर और द विलेज कॉकवेट। उसके बाद दोस्तों इनका जो वर्क है ओलिवर ट्विस्ट, इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पुअर लॉ रिफॉर्म होनी चाहिए और कैसे हमें जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ अत्याचार ना हो, इसके लिए स्पेशल कुछ कानून बनने चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, जो पूरा सिस्टम है जो इस चीज़ों को संभालता है, उसे स्ट्रेंथ हमें देनी चाहिए। क्योंकि अमीर अपनी अमीरी का फ़ायदा उठाता है या अपनी पावर का फ़ायदा उठाता है और हर चीज़ से बच के निकल जाता है, पर गरीब पिस जाता है, गरीब फंस जाता है। ओके, सो ओलिवर ट्विस्ट जो वर्क है डिकन्स का, इसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे पुअर लॉ रिफॉर्म होने चाहिए, गरीबों के लिए कानून होने चाहिए, प्रॉपर रिफॉर्मेशन होने कानून आने चाहिए, और कैसे ये तभी पॉसिबल है जब मेन इंस्टीट्यूशन को, जो मेन इन सब चीज़ों को संभाल रहा है, हम उसे स्ट्रेंथन अप करते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका जो वर्क है निकोलस निकबाय, जो 1839 में आया है, ये बेसिकली बताता है कि प्राइवेट स्कूल्स के डोर के पीछे होता क्या है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि भारत ने तो बहुत चलाया पॉपुलेशन कंट्रोल में, जैसे पहले होता था हम दो हमारे चार, फिर था हम दो हमारे दो, अब भारत गवर्नमेंट कहती है हम दो हमारे एक। पर वो भारत के पॉपुलेशन कंट्रोल के चलाने की वजह से नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है, ये जो प्राइवेट स्कूल की फीसिस है ना, जो खर्चा है ना बच्चे पे, उस वजह से ना पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है। तो वही चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल्स में कितना होता है ना, कितने मीम्स भी बनते हैं इसमें। हाँ जी, वो होते कि आप वहीं हमारे वहीं से बच्चे के बाल कटवाएंगे, वहीं से आप कपड़े लेंगे, बोलते पढ़ाई उसके लिए बाहर आप ट्यूशन रखा लेना। ठीक है, सो निकोलस निकबाय जो 1839 में इनका वर्क आया है, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि प्राइवेट स्कूल्स के डोर के पीछे क्या होता है। तो यू कैन जस्ट थिंक, जैसे ओलिवर ट्विस्ट में गरीबों के बारे में बताया, निकोलस निकबाय में प्राइवेट स्कूलों के बारे में बताया, तो कैसे उन्होंने ना मेन सोसाइटी के मुद्दे उठाए हैं एंड उनके साथ काम किया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल भी लिखी हैं, यानी कि ऐतिहासिक थीम वाले नॉवल भी लिखी हैं, जैसे कि द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो 1840 में आया है, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। देन मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक, बार्न बाय रज। तो ये तीनों जो हैं, तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, मास्टर हम्फ्रेज क्लॉक और बार्न बाय रज, ये इनके हिस्टोरिकल नॉवल हैं, ऐतिहासिक नॉवल हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 6 पॉइंट्स किए एंड इनके वर्क किए, जिस न्यूज़पेपर के लिए काम किया वो किया, हिस्टोरिकल नॉवल किए, वो सब किए, प्लेस किए। तो ये सारे ही आपने गूगल कर लेने हैं। इसमें डिकन के प्लेस भी हैं, डिकन के वर्क विद थीम भी हैं, डिकन के हिस्टोरिकल नॉवल भी हैं, डिकन ने जिस
न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टर के तौर पे काम किया, वो भी है ना। तो ये सारे आपने गूगल कर लेने हैं, कुछ नहीं है, वर्क का नेम, राइटर का नेम, उसके करेक्टर, मेन थीम, किस साल आया, यही चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। जब आप गूगल करोगे तो बाकी बची कुची भी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसी जनरल फीचर में हम आगे बढ़ेंगे एंड इनके कुछ और वर्क भी एक्सप्लोर करेंगे विद उनके ईयर, विद उनकी थीम्स। जैसे दोस्तों इनका एक वर्क था अमेरिकन नोट्स, जो 1842 में आया था। अमेरिकन नोट 1842 में आया था। ये ना एक बहुत ही रियलिस्टिक और सीवियर क्रिटिसिज्म है और बहुत ज़्यादा कॉमिक भी है नेचर में, यानी कि जो बिल्कुल रियलिटी है उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करके उन्होंने पेश किया है और बहुत ही ज़्यादा कॉमिक वे में, यानी कि आपने किसी की सच्चाई बताई है पर उसकी इतनी बेइज्जती की है ना सच्चाई बताते हुए कि क्या कहें, ओके। और इसमें जो है काफ़ी अमेरिकन सीन आपको इस नॉवल में देखने को मिलेंगे, यानी कि अमेरिका की जगह जगह के सीन्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपके करेक्टर हैं सारा गैम्प, इसमें जो है आपका करेक्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए कि अमेरिकन नोट्स डिकन का एक नॉवल है, 1842 में आया है। इसमें उन्होंने रियलिटी को बहुत ही ज़्यादा हाई क्रिटिसिज्म और हाईली कॉमिक नेचर में बताया है। अमेरिकन नोट्स है, अमेरिका के सीन्स देखने को मिलेंगे, सारा गैम्प करके करेक्टर भी इसमें मौजूद है, ठीक है। तो मतलब अमेरिका की काइंड ऑफ सच्चाई बताई है, सोसाइटी एंड हर चीज़ को लेकर, उसका बहुत मजाक वे से बताया। अगेन यू कैन सी अ सोशल इशू उन्होंने अपने वर्क में बताया है। साथ में मार्क टैपले करके क्या है, मार्क टैपले को आपने गूगल करना है अलग से, ठीक है। तो अमेरिकन नोट्स को तो आप गूगल करोगे ही, राइटर का नेम, वर्क का नेम, कैरेक्टर एंड ऑल आ जाएगा। तो उसमें भी हो सकता है मार्क टैपले एज ए करेक्टर आए या नहीं है, क्या है, ये भी आपने गूगल करना है। अकेला मार्क टैपले डाल लेना, मार्क टैपले अमेरिकन नोट्स डाल लेना, मार्क टैपले बाय चार्ल्स डिकन डाल लेना, पर देखना मार्क टैपले क्या है, ठीक है। तो साथ साथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ। उसके बाद दोस्तों इनका वर्क है डॉम्बे एंड सन, जो 1848 में आया, और डेविड कॉपरफील्ड जो 1849-50 में आया, ठीक है। कौन कौन से, डॉम्बे एंड सन जो 1848 में आया और डेविड कॉपरफील्ड जो 1849-50 में आया, ठीक है। इसमें जो डेविड कॉपरफील्ड है, इसमें डिकन ने इसको अपना फेवरेट बताया है और अपना बेस्ट वर्क बताया है, ठीक है। और ये उनका ऑटोबायोग्राफी भी काउंट होता है, ठीक है जी। तो डॉम्बे एंड सन 48, डेविड कॉपरफील्ड 49, दोनों ही डिकन के वर्क हैं। इसमें से डेविड कॉपरफील्ड वर्क को जो है डिकन अपना बेस्ट वर्क बताते हैं और साथ में वो बताते हैं कि इसमें उनका फेवरेट चाइल्ड है एज अ करेक्टर और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। तो बेसिकली अपनी ज़िंदगी एक नए करेक्टर के नेम से उन्होंने यहाँ पे लिखी है। डेविड कॉपरफील्ड डिकन की ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जो भी करेक्टर है वो इनकी ही लाइफ को बता रहा है। तो इसमें भी एक चाइल्ड करेक्टर है जो उनके ही चाइल्ड की चीज़ों को, उनकी चाइल्डहुड को बता रहा है। फिर एक इनका वर्क है ब्लीक हाउस, जो 1853 में है, ठीक है। ब्लीक हाउस, इसमें चेस्टर ट्रॉन करके एक करेक्टर है, ठीक है जी। और ये बुक बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, हमारे संविधान की बात करती है। जैसे हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है जो बताता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो ये जो ब्लीक हाउस है 1853 में, चेस्टर ट्रॉन जो है वो कहते हैं इसके बारे में कि ये डिकन का बेस्ट वर्क है। तो चेस्टरटन एक करेक्टर मतलब राइटर ही हैं, वो कहते हैं कि बेस्ट वर्क है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो खुद तो चार्ल्स डिकन डेविड कॉपरफील्ड को अपना बेस्ट वर्क मानते हैं, पर चेस्टरटन जो राइटर हैं वो ब्लीक हाउस को डिकन का बेस्ट वर्क मानते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, संविधान की बात है। तो यू कैन सी जो उन्होंने लॉयर ऑफिस में काम किया है, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की ड्यूटी निभाई है, तो कैसे समाज के मुद्दे वो लेकर आए हैं ना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी तो सोसाइटी से ही रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों इनके दो वर्क हैं, लिटिल डॉरिट और टेल ऑफ टू सिटीज़। टेल ऑफ टू सिटीज़ पीछे भी आया था, 1859 में आया है। ये इनके हिस्टोरिकल नॉवल है, ऐतिहासिक नॉवल है, ठीक है। तो लिटिल डॉरिट और टेल ऑफ टू सिटीज़, टेल ऑफ टू सिटीज़ 59 में आया है, ये इनके हिस्टोरिकल नॉवल है, ठीक है। तो उन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखे हैं, बहुत सारे बच्चों के कैरेक्टर वाले नॉवल भी लिखे हैं। एंड यू कैन सी इनके हर वर्क में कुछ ना कुछ बहुत खासियत है, इनका हर वर्क इंपॉर्टेंट है। वर्क का नेम, उसके करेक्टर, उसकी थीम, करेक्टराइजेशन, स्टोरी लाइन, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो दोस्तों ये कुछ जो हमने जर्नल फीचर किए, इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने 6 वर्क इस स्लाइड में किए जर्नल फीचर में, मतलब वर्क्स की ही खासियत देखी, और 5 वर्क यहाँ किए। इसी में दोस्तों अभी हमने आगे बढ़ना है, और आगे हम इसमें देखेंगे एक इनका कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो दोस्तों 1861 में इनका वर्क आया था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनका वर्क आया था 1861 में। तो इसमें आपके कौन कौन से कैरेक्टर हैं? पिप, एस्टेला, मिसिस हैविशम। ओके, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन वर्क है डिकन्स का, 1861 में आया है। इसमें पिप, एस्टेला, मिसिस हैविशम कैरेक्टर है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बेसिकली, यहाँ पे इसकी पूरी थीम बताई गई है ग्रेट एक्सपेक्टेशन की, कि कैसे हमको हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ग्रेट एक्सपेक्टेशन रहती है। हमेशा हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर एक्चुअली में बड़ा होता नहीं है, फिर हम कैसे पिसते हैं। मुझे यहाँ पे एक बात कहनी है, व्हेन आई वाज 13, 14, 15, 16, मतलब इस एज में थी, मुझे लगता था मैं बड़े होकर ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मतलब बड़ा कुछ लगता था ये कर लूँगी। पर जब रियलिटी आती है, जब वाकई रियलिटी आती है, एंड देन वी रियलाइज कि एक्चुअली में व्हाट वी कैन डू, तो ये वही जर्नी है ना, कि कैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हैं, पर जब वाकई उसमें आने की बात आती है, हाउ यू हैंडल द थिंग, वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये सारा आपने पढ़ लेना है, PDF में भी मौजूद है, आपको पता ही है। ये जो सारा सीक्वेंस में प्रॉपर लेक्चर वाइज में आपको करा रही हूँ, ये सारा प्रॉपर PDF में भी मौजूद है, वहाँ से भी आपने कर लेना है और यहाँ से भी आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट इनके वर्क हैं अ म्यूचुअल फ्रेंड, जो 1864 में आया है। अ म्यूचुअल फ्रेंड वर्क है जो 1864 में आया है। देन इनका वर्क है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ठीक है, मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जिसमें खास बात क्या है, ध्यान से देखिए, ये उनका वर्क जो है अनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि तब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो 1870 1870 की बात है, वो काम इस पे कर रहे थे पर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो एडविन ड्रूड कह लीजिए या द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड कह लीजिए, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, आपको दिमाग के तौर पे हिला देगा। थ्रिलर वर्क है, थ्रिलर बोले तो थ्रिलिंग हो, इसमें कुछ सस्पेंस हो एंड ऑल, वैसा ये वर्क है। ओके, और उनकी डेथ हो गई थी 1870 में, तो ये काम इनका अनकम्प्लीट रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। तो इस स्लाइड पे हमने ग्रेट एक्सपेक्टेशन वर्क देखा जो 61 में आया है, जिसमें पिप, एस्टेला, मिसिस हैविशम कैरेक्टर हैं। थीम देखी कि कैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, हर इंसान बड़ा करना चाहता है, पर एक्चुअली में जब वो घुसता है तो ज़िंदगी क्या रंग दिखाती है, पूरा आप देख लीजिएगा, पैरा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, रीडिंग हैबिट आप में डेवलप होगी। फिर एक इनका वर्क है अ म्यूचुअल फ्रेंड, जो 1864 1864 में आया है। और लास्ट इनका वर्क हमने समहाउ किया द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो इनका वर्क अनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि 1870 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो ये टोटल हमने 13 पॉइंट्स थे, 13 पॉइंट्स में हमने काफ़ी सारे वर्क, हिस्टोरिकल नॉवल, नॉर्मल नॉवल विद थीम, प्लेज, कहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग की, सारे देखे। तो आपने इस हर वर्क, हर प्ले, हर नॉवल, हर इसको जो है गूगल कर लेना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ आ गई, कुछ चीज़ें वहाँ आ जाएंगी और डन तैयार हो जाएंगी। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगी कि चार्ल्स डिकन के राइटिंग कैरेक्टर कैसे थे। अभी तक देखो हमने चार्ल्स डिकन के कैरेक्टर्स की भी टाइप्स देखी थी ना पिछले लेक्चर में, जैसे इनोसेंट चाइल्ड, हॉरिबल चाइल्ड। अभी हमने नॉर्मल चार्ल्स डिकन के वर्क के कैरेक्टरिस्टिक देखे, जिसमें हमने उनके जो भी वर्क देखे, उनके हमने ईयर्स देख ली, थीम देख ली, कैरेक्टराइजेशन देख ली, काफ़ी हद तक हमने एक्सप्लोर कर लिया। और बाकी सारा आप जब गूगल करोगे ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे उनकी राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक की, कि लिखता कैसे थे, लिखते कैसे थे। तो थोड़ा सा तो मैंने बिल्कुल शुरू में भी पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये उन टॉपिक्स को चूज करते थे जो नॉर्मली हम अननोटिस छोड़ देते हैं, मतलब जो हम नॉर्मली जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उस पर ये लिखते थे पहली बार, राइट। और दूसरा एक बहुत खास बात इनके वर्क में रहती थी कि इनके बच्चों पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है और सोशल इश्यूज भी उन्होंने काफ़ी उठाए हैं। तो उसके आधार पे ही इनके राइटिंग कैरेक्टर में पहले मैं बात करना चाहूँगी डिकन के ह्यूमैनिटेरियन के बारे में। तो ह्यूमैनिटेरियन बोले तो इंसानियत से संबंधित चीज़ें, तो ह्यूमन इनकी मेन थीम में था, ह्यूमन की सफरिंग्स इनकी मेन थीम में थी।
ह्यूमन की क्या प्रॉब्लम रहती है, इनकी मेन थीम में थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो ये बेसिकली दोस्तों टिपिकल लंदन मैन थे, ठीक है, जिन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर के बारे में नहीं लिखा पर खाने के बारे में हमेशा लिखा, यानी कि जहाँ से खाना आता है उसकी बात नहीं की, पर खाना कितना इम्पोर्टेंट है वो उसकी बात इन्होंने की, और टिपिकल लंदन मैन थे। ठीक है, और दोस्तों इनके वर्क में आपको इंडस्ट्रियल वर्कर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्ड टाइम में इन्होंने स्टीफन ब्लैकपुल करके कैरेक्टर दिया जो इंडस्ट्री के वर्कर की कहानी बता रहा है। डिकन के वर्क में दोस्तों आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे कैसे लोगों पे प्रभाव पड़ा एंड ऑल। और इसके अलावा जो इनका वर्क था बार्न बाय रज, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे चीज़ें मतलब घटित होती हैं समाज में, वो सारा इन्होंने बताया था। तो ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत की बात की है इन्होंने, इंसान से ऊपर। ये टिपिकल लंदन मैन थे, जहाँ से खाना आता है एग्रीकल्चर उस पर तो नहीं लिखा, पर खाने पे इन्होंने बहुत लिखा। इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर की बात की, आम आदमी की बात की जो मैक्सिमम जनता में मौजूद हैं, जैसे कि हार्ड टाइम में स्टीफन ब्लैकपुल एक आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है। इनके वर्क में आपको बहुत खुले तौर पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव रहा है सोसाइटी पे एंड ऑल देखने को मिलता है। इसके अलावा बार्न बाय रज वर्क में उन्होंने बताया कि कैसे चीज़ें जो हैं घटित होती हैं एंड ऑल, और ये मैं स्पेसिफिकली आपको घर से पढ़ने के लिए दे रही हूँ, इतना पोर्शन है ना। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं और मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चे मुझसे वो पढ़ने आते हैं कि क्लास में मैडम पढ़ा देगी, अच्छे से याद करा देगी, पर अगर आप में रीडिंग हैबिट नहीं है, आप रीड नहीं कर रहे हो साथ साथ में जो मैंने गूगल से बोला है, तो दोस्तों आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मैं समझ आना अलग बात है, पेपर में प्रश्न देख के सॉल्व करना अलग बात है। वो सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब प्रश्न आपको समझ आएंगे, प्रश्न तब समझ आएंगे जब प्रश्न में लिखी गई चीज़ों के मीनिंग समझ आ पाएंगे, और उसमें ये इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा। तो ये आपने देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं का एक वर्क है, देखो टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें उन्होंने लंदन और पेरिस के बारे में बताया है। तो ये इनका हिस्टोरिकल वर्क भी है ना, ये मैंने आपको सारा बता दिया था कि किस साल आया है, कौन सी दो सिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल वर्क है। तो ये सारा भी आपने पढ़ लेना है, पीडीएफ में भी मौजूद है, अभी भी आपको पूरा दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको पता ही है दोस्तों चाइल्ड कैरेक्टर इनके वर्क में आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट इनके हर चाइल्ड कैरेक्टर का नेम देख लिया है, और वो मैंने कहा ही था कि वो राइटर वो है किस वर्क में, वो आपने देखना है। तो ये भी आप गूगल कर लें, मतलब गूगल नहीं करना, इसको नॉर्मल पढ़ लेना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसके साथ चार्ल्स डिकन हो जाता है डन। तो उनके वर्क की खासियत है, एक तो ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत है, दूसरा 12 ऑफ 2 सिटीज़ तो वर्क के तहत ही आ गए, भी मैंने आपको बता दिया है, और चाइल्ड कैरेक्टर उनके वर्क की खासियतें थी। ठीक है, तो दोस्तों यू कैन सी कितना मेजर राइटर है चार्ल्स डिकन, कितने सारे इनके वर्क हैं, नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, एज अ रिपोर्टर इन्होंने काम किया है, क्या क्या इनकी थीम्स हैं, कैसे हिलाकर इनकी थीम रख देती है, कैसे छोटी सी छोटी चीज़ पे इन्होंने काम किया है ना। तो बहुत सारे वर्क, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने इनमें एक्सप्लोर किए। और अगेन मैं सेम चीज़ कहना चाहूँगी, चार्ल्स डिकन को भी गूगल कर लेना, और जितने भी वर्क हमने यहाँ पे किए, चाहे नॉवल हैं, बच्चों वाले नॉवल हैं, हिस्टोरिकल नॉवल है, प्लेज है, सबको गूगल कर लेना। ठीक है, नॉर्मल भी आ सकता है, कौन सा वर्क किस राइटर का है, ये भी आ सकता है, इस राइटर के इस वर्क में कौन सा करेक्टर है, एक अकेला करेक्टर भी पूछा जा सकता है, मिक्स मैच में भी पूछा जा सकता है। और चार्ल्स डिकन से मिक्स मैच में प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे वर्क हैं और सारे ही वर्क बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आई होप आज का ये जो दिल से दिल तक सेशन है आपके दिल तक पहुंचा होगा, अच्छे से आपको क्लियर हो गया है चार्ल्स डिकन एज अ राइटर, उसके वर्क, पूरी स्ट्रैटेजी और गाइडेंस। और आने वाली क्लास में दोस्तों हम ये राइटर लेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, ये भी हमारे मेजर नॉवेलिस्ट ही हैं, पर कौन है ये हम देखेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, तो आई होप एंड प्रे हर लेक्चर को आप सीक्वेंस में देख रहे हो, अच्छे से सीक्वेंस में देखते हुए नोट्स बना रहे हो, और अच्छे से जो मैंने आपको बताया है उससे आप फॉलो कर रहे हो। ध्यान रखना दोस्तों, ताली जो है 2 हाथों से बजती है। पढ़ाई की ताली में एक है टीचर जिसका काम है बेहतरीन तरीके से पढ़ाना, और एक है आपका बेहतरीन तरीके से पढ़ना, तभी होगा। एक भी मिस हो गया तो वो खाली ताली होगी, टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मिलते हैं
दिल से दिल तक धक धक सेशन में आने वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग।